चलिए अब क्या करते हैं कि आगे क्लास में ध्यान करते हैं कि जो हमने पीछे पढ़ा था वो बेसिक था। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, तो और आगे बढ़ते समय हमें सबसे पहले से क्या आएगा, हमारा आएगा गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण। अब गति के समीकरण कितने हैं, वो भी क्या है, 3 है। ठीक है, और गति के नियम भी 3 ही है। तो हम बात करते हैं गति के समीकरण क्या है। तो आपका पहला समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, दूसरा समीकरण क्या है आपका, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तीसरा समीकरण आपका क्या है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमने लिख तो दिया है 3, इनमें ये है क्या क्या, तो वो है क्या वो लिखिए, इधर देखिए लिखे दे रहे हैं। जो v है उसको बोलते हैं अंतिम वेग, ठीक, u को बोलते हैं प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग यानी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, और ए जो है आपका एक्सेलरेशन है यानी कि त्वरण है, और जो एस है वो क्या है, विस्थापन है। ये है, तो इनका प्रयोग करके हम जब सवाल आते हैं, प्रश्न आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उनमें ये समय समय पर यूज होते रहते हैं। पेपर में आपका ऐसे प्रश्न आ सकता है कि तीनों समीकरण आपका लिखा होगा, निम्न में से कौन सा गति का दूसरा समीकरण है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी करके आगे पीछे करके लिख के दे देंगे। तो आपको एक क्रम से पता होने चाहिए आपको, जैसे प्रश्न का निम्न में से कौन सा दूसरा है, तो दूसरा आप मार के चले आइए, टिक, यही सत्य है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं, देखते हैं कि अगर इतनी सी बात तो हो गई छोटी सी, अब अगर आपका यही प्रश्न आ जाए कि हाँ एक चीज छूट गई, अभी बताते हैं, ये लिख लीजिए, किसी विशेष सेकंड में तय की गई दूरी, किसी विशेष सेकंड में तय की गई दूरी। तो जो विशेष सेकंड आता है उसमें सीधा कैसे पता चलेगा, उसमें साफ लिखा होता है वें, 5वें, 6वें, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें, 10वें, ऐसे करके जिसमें वे लिखा हो, मतलब पार्टिकुलर किसी एक शब्द को, एक सेकंड को क्या किया जाए, उसको मतलब हाईलाइट करके बोला जाए, जोर देकर बोला जाए, तो वहां समझ जाइएगा कि यही सूत्र लगेगा। वो फार्मूला क्या होता है, एस टी बराबर यू प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। ठीक है, जहां पर टी क्या है, वही विशेष सेकंड है। अगर वो कह दे कि 40 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती हुई कार 5वें सेकंड में इतना त्वरण देती है तो कितनी दूरी तय करेगी, तो क्या करेंगे, उस स्थान पर इस प्रश्न का, इस न्यूमेरिकल के सूत्र का प्रयोग करके उत्तर प्राप्त कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं गति के नियम की, रूल्स, लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। गति के नियम भी अभी हमने बताया कि समीकरण 3 है तो गति के नियम भी 3 है। और प्रश्न क्या आता है, गति के नियम दिए किसने थे, ये जो इन नियमों को जो प्रदान करता थे वो कौन थे, अगर किसी को पता हो तो साथ साथ थे सर आइजैक न्यूटन। कौन थे, सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने इन तीनों नियमों को प्रदान किया था, दिया था। ठीक है, और जो सबको पता है कि
जब इन्होंने नियम दिए थे तो हमारे विज्ञान में एक नई क्रांति आई, जिसके द्वारा आज हम बहुत कुछ चीजें जान गए हैं, ग्रह नक्षत्रों की गतियां जान गए हैं, ब्रह्मांड की कई खोजों में ये सब नियम क्या होते हैं, सहायक होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। तो क्या किया जाता है, आगे देखते हैं कि गति के नियम है कितने। तो गति के नियम भी 3 है। तो प्रथम नियम क्या कहलाता है, प्रथम नियम वो कहलाता है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम क्यों कहलाता है जड़त्व का नियम, सब बताते हैं, एक लाइन से क्लियर करते हैं। लगे हाथ लिख लीजिए आप पहले सब लोग। द्वितीय नियम क्या है, द्वितीय नियम कहलाता है बल का नियम। और तृतीय वाला क्या कहलाता है, तृतीय नियम क्रिया प्रति क्रिया का नियम। ठीक है, कितने नियम बताए थे न्यूटन ने, 3 नियम बताए थे। प्रथम जड़त्व का नियम कहा जाता है, न्यूटन ने अपने मुंह से कहा था कि हमारा पहला नियम जड़त्व का नियम है, ठीक है। और दूसरा नियम क्या है, बल का नियम। तीसरा नियम का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तीनों विषय में जानते हैं ये है क्या। तो पहला नियम जो कहा है जड़त्व का नियम, हमने क्यों कहा, ठीक है, इसके पीछे का रीजन था कि जो जड़त्व है, प्रश्न आए कि जड़त्व की खोज किसने की थी, खोज किसने की थी। ये आपका अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए जड़त्व की खोज किसने की थी, तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि जड़त्व की जो खोज की थी वो की थी गैलीलियो ने। गैलीलियो ने किसने की थी, गैलीलियो ने, वही दूरबीन वाले जिन्होंने दूरबीन खोजा था, दूरदर्शी खोजा था। लेकिन कारण क्या था, गैलीलियो ने क्या कहा था कि जो वस्तु होती है, कोई वस्तु हो अगर रुकी है तो रुकी रहेगी, मतलब जिस अवस्था में है वो वस्तु उसी अवस्था में रहेगी। बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु अपनी ही अवस्था में रहती है। इतनी बात गैलीलियो ने शॉर्ट में बताई थी। आगे क्या हुआ, जब न्यूटन ने पहला नियम अपना दिया, न्यूटन ने पहला नियम दिया, तो उन्होंने उस बात को विस्तृत करके रह दिया। क्या कहा कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, और यदि गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, जब तक कि क्या है उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो अगर बाह्य बल नहीं लगाएंगे तो वो जैसे है वैसे ही रहेगी। तो लगभग अगर हम बातों को ध्यान दें तो दोनों बातें लगभग क्या थी, सेम ही थी, सेम क्या, पूरी ही सेम थी। तो इसलिए क्या हुआ कि न्यूटन के पहले नियम को क्या बोल दिया गया, जड़त्व का नियम बोल दिया गया कि ठीक है, जो जड़त्व का नियम सेम वही चीज है। आपने अपने कॉन्सेप्ट में भी जड़त्व को ही क्लियर किया है, पहले नियम में आपने भी जड़त्व को क्लियर किया, तो हमने भी क्या बोल दिया, उसको जड़त्व का नियम बोल दिया। तो वैज्ञानिकों ने पहले नियम को इसी प्रकार से क्या बोल दिया था, जड़त्व का नियम बोल दिया था। चलिए इस पर हम बात करते हैं कि अगर आपका क्वेश्चन आ जाए ऐसे कि क्वेश्चन को साफ समझिएगा, जड़त्व की खोज किसने की, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपका साफ साफ उत्तर होगा गैलीलियो। और अगर आपका अगला प्रश्न ऐसे हो कि जड़त्व के नियम की खोज किसने की, तब आपका उत्तर होगा न्यूटन। इतना अंतर है कि जड़त्व को किसने खोजा था, गैलीलियो ने खोजा था, और अगर वही जड़त्व के नियम लिखा हो तो उस स्थान पर उसको किसने खोजा था, न्यूटन ने खोजा था। इतना अंतर है, इसको एकदम गांठ बांध लो, कान खोल के और आंखें खोल के एकदम समझ लो, रट लो कि नियम अगर आए तो नियम नियम न्यूटन, नियम न्यूटन,
और जड़त्व की खोज किसमें, खाली जड़त्व, जब नियम ना लिखा हो तो वैल्यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम बल का नियम क्यों कहलाता है? न्यूटन ने इसको प्रूव किया था। क्या किया था? इससे बल की उत्पत्ति की थी उन्होंने कहा था कि जो बल होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती तथा लगने वाले त्वरण के भी अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, फिर दोनों को उन्होंने क्या किया, साथ किया। जब साथ किया भाई, क्यों कहा था उन्होंने, जब वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहती है ना, तो यानी द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती तो होगी भाई, जितना ज्यादा भारी होगा उतना ही ज्यादा आपको बल लगाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं जिसका द्रव्यमान कम है आप उसमें ज्यादा बल लगाओगे, या ज्यादा है तो उसमें तनिक बल से काम चल जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो इसका मतलब है जो जितनी ज्यादा द्रव्यमान वाली चीज होगी उसमें उतना ही ज्यादा आपको बल अप्लाई करना पड़ेगा। चलो ठीक है, ये बात तो हो गई। फिर न्यूटन ने देखा कि अगर कोई वस्तु गतिमान है तब क्या करना पड़ेगा, तो जितने ज्यादा त्वरण से आ रही होगी, जितनी ज्यादा वेग से आ रही होगी, उसमें उतना ही ज्यादा बल अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब उसके अनुक्रमानुपाती ये भी होगा। तो क्या हुआ कि जो उन्होंने दो सूत्र, जो समीकरण बनाए, वो क्या हुआ, बल द्रव्यमान के भी अनुक्रमानुपाती होता है, लगने वाला बल त्वरण के भी अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका मतलब दोनों को साथ लेकर लिख दो तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाओ तो k ma। ठीक, फिर न्यूटन दादा ने अपना जो प्रयोग किया हो, उन्होंने क्या बोला कि k जो होता है वो 1 होता है, इसलिए F ma। यानी उन्होंने क्या बोला कि अगर एकांक द्रव्यमान की एकांक त्वरण लग रहा हो तो उस पर क्या लगेगा, जो लगने वाला बल है वो भी एकांक होगा, तो k बराबर 1, तो F बराबर क्या हो गया, ma। ठीक है, तो ये सूत्र उनका प्राप्त हुआ था, जिसके कारण क्या कहा जाता है इस बल को, इस नियम को बल का नियम कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा नियम की। तीसरे नियम को बोला गया था क्रिया प्रतिक्रिया नियम। यानी उन्होंने कहा था कि मान लीजिए ये एक दीवार है, ठीक है, पीछे दिख भी रही है बड़ी वाली, ठीक है, तो जितना क्या करेंगे इस पे हम बल अप्लाई करेंगे, जितने बल इससे अप्लाई करेंगे उतना ही बल ये हमारे ऊपर भी लगाएगी। बात समझ में? तो क्रिया प्रतिक्रिया अगर इस पे हम लगाएंगे तो ये भी उल्टा उतना ही बल लगाएगी। तो इसे बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम, जैसे करनी वैसी भरनी। मतलब जितना किसी को दोगे प्रसाद उतना ही प्रसाद तुमको मिलेगा। तो ऐसा न्यूटन जी ने समझाया था। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। अब बात है कि 2-3-4 उदाहरण समझ लो। जैसे कभी कभी आपने देखा ठंडी चल ही रही, सर्दी चल ही रही है आजकल, तो ठंडी में क्या होता है, कंबल सबके पास होता है। ठंडी में क्या होता है, कंबल होता है। जमी है तो धूल में क्या करते हो, तो डंडा मार रहे तो ताकि धूल इसकी छाए। तो डंडा मारने से क्या होता है, कंबल में धूल के कण क्या होते हैं, जो वो क्या होते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। तो क्यों निकलते हैं, क्योंकि भाई वो जड़त्व के नियम के कारण निकलते हैं। क्यों, क्योंकि पहले स्थिर था कंबल तो स्थिर था, और डंडा मारा गया तो कण निकलने लगे बाहर। तो वो भी क्या हुआ कि कंबल में डंडा मारने से या कंबल को डंडी से या छड़ी से पीटने पर धूल के कण बाहर निकलते हैं। क्यों निकलने लगते हैं, जड़त्व के नियम का। चलिए देखिए क्या है, गति के प्रथम नियम के उदाहरण देख लीजिए। कंबल को डंडे से पीटने पर धूल के कणों का बाहर निकलना, इसको समझा चुके हैं। दूसरा देखिए, चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने से यात्री क्या होता, आगे की ओर झुक जाता है। सेम वही कारण नीचे है कि रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने से यात्री की पीछे की ओर झुक जाता है। यानी अगर आपसे कहें, पूछे कि गति का जो द्वितीय नियम है वो किस नियम के साथ संबंधित है, प्रथम के या तृतीय के, तो अभी हमने जब प्रूफ कर रहे थे F = ma, तो हमने साफ बताया था कि m क्या होता है, जब रुकी हुई है, a है गति है, तो रुकी और गति किसमें आता है, प्रथम नियम। तो द्वितीय नियम किसके साथ संबंधित है, सीधा सीधा प्रथम नियम के साथ संबंधित है। यानी जब खिलाड़ी होता है, जब कैच मैच देखते हो तो कैच पकड़ने के लिए क्या करता है, हाथ को पीछे की ओर कर लेता है। उससे ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए उसके उदाहरण हम लिखेंगे नहीं ज्यादा। ठीक है, तो अगर प्रश्न आ जाए कि गति का द्वितीय नियम किस नियम के साथ संबंधित है, सीधा डायरेक्ट तो प्रथम नियम के साथ संबंधित है। चलिए बात करते हैं गति के तृतीय नियम के उदाहरण। सुनिए, तैरते समय हाथ से पानी को पीछे करने पर तैराक आगे जाता है। यानी कि जब तैरता है तो तैरने से क्या करता है, इससे पीछे हाथ करता है, तो यानी पानी को पीछे को लगा तब वो आगे की ओर बढ़ता है। यानी जितनी प्रतिक्रिया वो पानी पर पीछे करेगा, पानी उतनी ही प्रतिक्रिया उसके ऊपर लगाता है, इसके कारण क्या होता है, वो आगे की ओर बढ़ता है। दूसरी बात, रॉकेट की गति सबको पता है, जब रॉकेट आकर
छोड़ा जाता है सतीश धवन सेंटर से, कहां से, श्रीहरिकोटा से। तो क्या होता है वहां से, क्या होता है देखो, तो पीछे की ओर क्या होता है, वो गैसे नीचे की ओर निकालता है, तब रॉकेट ऊपर की ओर जाता है। तो क्या होता है, रॉकेट की गति चलती है। बंदूक से गोली दागने पर झटका लगना। अब बंदूक से तो गोली दाग रहे हो, गोली जितनी स्पीड से आगे निकलती है उतना ही झटका पीछे की ओर हाथ पे इसीलिए लगता है। क्या होता है कि आगे गई, झटका उसने पीछे दिया, तो क्या हो, बंदूक से गोली दागने पर झटका लगना। नाव से कूदने पर नाव को थोड़ा पीछे हटना। अब नाव क्या है, नाव चल रही है, ठीक है कोई बात नहीं। अब जाके जब किनारे पर लगती है, बाढ़ वाले इलाके वाले ज्यादा अच्छे जानते होंगे, तो क्या होता है जब आप कूदकर सोचते हैं कि हम लोग सूखे स्थान पे आ जाएं, तो जैसे कूदने लगते हैं तो पैर से क्या करते हैं, उसको पीछे की ओर धक्का देते हैं। जब पैर से पीछे की ओर धक्का देते हैं तो क्या होता है, आप तो आगे कूद जाते, तो नाव थोड़ा सा पीछे हट जाती है। तो नाव पे देखे रहना कि एक आदमी खड़ा होता है तो कहता है भैया बल्ली लगाए रहो ताकि नाव पीछे ना जा पावे। तो जब वो बल्ली लगाया रहा था तभी क्या होता है कि नाव पीछे नहीं जा पाओ। तो जब नाव पीछे न जी है तो इसका मतलब है कि क्या है, नाव सधी रही। अब पता चला कि जो बहुत नाव को बल्ली न लगा था, मारे तुम कूदे हो, मारे धक्का, का बा कूदो पानी में गयो, नाव के 2-4 आदमी को पानी में देखे गए, तो का फायदा मिला। हाँ लेकिन यह बात सही है, अगर फिर पानी पीछे गिर जाओ तब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम फॉलो कर लो, पहला वाला, तैरते समय आगे बढ़ जाएंगे, मतलब कुल मिला किनारे आ जाओ। और जब तैरब ना हो तो फिर कोई बात नहीं, फिर उसी समय हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए आगे देखते हैं। ये बात हुई गति पर, तो इतनी तो बेसिक चीज हमने बता दी। अब थोड़ी सी बात अगर हम पढ़े संवेग की, यानी कि मोमेंटम, बात आता है संवेग, संवेग मोमेंटम। संवेग क्या होता है, हम छोटी सी बात देखें तो P बराबर क्या होता है, mv। तो द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। ठीक है, तो यानी संवेग का जो मात्रक होता है वो क्या होता होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये क्या हो जाता है, इसका मात्रक हो जाता है। और इसमें क्या है, इतना ही है, और बाकी संवेग संरक्षण वो सब चीजें जो है वो आगे पढ़ेंगे। अभी इतनी बात समझ लीजिए, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। और संवेग का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। और यह भी कैसी राशि है, सदिश राशि, यह भी सदिश राशि है। इतना चैप्टर हो गया, इतना हो गया आपका कंप्लीट। और इस पे अगर हम एक चीज सोचें कि अगर आपसे कोई कहे, प्रश्न आ जाए अगर कि बल आ जाए, प्रश्न आ जाए बल तथा संवेग में संबंध, बल तथा संवेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, क्या होता है सुनिए। हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, ma होता है, ठीक है। और भली बात ये भी जानते हैं कि A बराबर क्या होता है, dv/dt होता है, ये भी जानते हैं। तो हम अगर एक काम करें, ये भी जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, mv होता है। तो अगर इसके दोनों तरफ हम अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो क्या आ जाएगा, dp/dt समय के सापेक्ष m dv/dt, ये तो आएगा, ठीक है। यानी m dv/dt क्या है, f है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, a ही तो लिखते हैं। तो यानी अगर सॉल्यूशन करने बैठे तो क्या हो जाएगा, dp/dt बराबर ma, और ma क्या है, f है, यानी कि f बराबर क्या आ गया, f बराबर क्या आ गया, dp/dt। तो क्या संबंध होता है, ये होता है, यानी संवेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, बल कहलाती है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। ओके, चलिए धन्यवाद, थैंक यू।